हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक। आज इस वीडियो में फ्रेंड्स हम क्लास 7 साइंस का टॉपिक डाइजेशन इन ह्यूमंस पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बहुत ही अच्छे से डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमंस पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स होते हैं। यहाँ पर स्टमक है, तो कहीं लिवर है, पेनक्रियास है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। तो ऐसे फ्रेंड्स बहुत सारे पार्ट्स होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो आज इस वीडियो में हम हर एक पार्ट के बारे में बहुत ही अच्छे से डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। द फूड पासिस थ्रू अ कॉन्टिन्यूअस कैनाल। तो फ्रेंड्स देखिए, जो हम ह्यूमंस हैं उसमें जो फूड होता है, जो हम खाना खा रहे हैं, वो एक कॉन्टिन्यूअस कैनाल के थ्रू पास करता रहता है। देखिए ये जो मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ, ये वो पूरी कैनाल है। अब जो फूड हम खा रहे हैं, तो वो प्रोसेस भी इसी कैनाल में होता है और यूटिलाइज भी इसी कैनाल में होता है। और जो फूड अनयूज होता है, जो भाई यूटिलाइज नहीं कर पा रही है हमारी बॉडी, जो वेस्ट फूड कहलाता है, वो कलेक्ट भी इसी कैनाल में होता है और इसी के थ्रू हमारी बॉडी से बाहर भी चला जाता है। एंड दिस कैनाल इज कॉल्ड एज एलिमेंट्री कैनाल और द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। और साइंटिफिक टर्म में फ्रेंड्स, इस कैनाल को, जो ये कॉन्टिन्यूअस कैनाल है पूरी, इसे कहा जाता है एलिमेंट्री कैनाल, या इसे हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक है, ये कैनाल है एक। तो ये जो कैनाल है, ये डिवाइडेड है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में। सो लेट्स अंडरस्टैंड दीज पार्ट्स। पहला पार्ट है इसका माउथ, जिसे साइंटिफिक लैंग्वेज में फ्रेंड्स हम बकल कैविटी कहते हैं। आप इधर देखिए, इस डायग्राम को आप साथ साथ देखते रहिएगा। ये है फ्रेंड्स बकल कैविटी, यानी हमारा माउथ। नाउ नेक्स्ट इज फूड पाइप, या जिसे हम साइंटिफिक लैंग्वेज में कहेंगे इसोफेगस। तो ये देखिए, ये जो पाइप है ये कहलाता है फूड पाइप, यानी इसोफेगस। नेक्स्ट वी हैव स्टमक। तो फ्रेंड्स ये है स्टमक। उसके बाद आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारा जो आपको यहां दिखाई दे रहा है, ये पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन। फिर है लार्ज इंटेस्टाइन। ये फ्रेंड्स, ये पूरा इधर, ये यहां से यहां तक ये पूरा है लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के बाद आता है रेक्टम। देखिए ये रेक्टम है। और आखिरी में फ्रेंड्स, इस ट्रैक में जो पार्ट होता है उसे हम कहते हैं एनस। नाउ फ्रेंड्स, इन डाइजेस्टिव ट्रैक के साथ तीन ग्लैंड्स भी एसोसिएटेड होती हैं। ये जो तीन ग्लैंड्स हैं, ये क्या करती हैं? ये डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करती हैं। सो व्हाट आर दीज थ्री ग्लैंड्स? फर्स्ट वन इज salivary glands. Look here, this is a salivary gland. Next one is liver. Here we have got the liver. And the third one is pancreas. तो ये जो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पे ये है पेनक्रियास। तो ये जो तीनों ग्लैंड्स होती हैं, ये एसोसिएटेड है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ, और ये जूसेस सिक्रीट करती हैं, डाइजेस्टिव जूसेस। अब आप सोच रहे होंगे कि डाइजेस्टिव जूसेस का क्या काम होता है। लेट मी टेल यू। The digestive juices are used to convert complex food substances into simpler substances. तो फ्रेंड्स ये जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं ना, ये जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस, जो हम ये कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स ये सब खाते हैं, इनको कन्वर्ट करते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस में। The digestive tract and digestive glands together form a system called the digestive system. तो फ्रेंड्स ये जो अभी डाइजेस्टिव ट्रैक हमने पढ़ा और ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, जो तीनों ग्लैंड्स हमने पढ़ी, तो ये डाइजेस्टिव ट्रैक और ये तीनों ग्लैंड्स मिलकर बनाती हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, याद रखिएगा। And we know that digestive system in the human body is responsible for the digestion of food in our body. और हमें पता है फ्रेंड्स कि ये डाइजेस्टिव सिस्टम ही है जो हमारा, जो हम फूड खा रहे हैं उसको डाइजेस्ट करवाता है हमारी बॉडी के अंदर। ठीक है। अब फ्रेंड्स आइए, जो हमने एलिमेंट्री कैनाल यानी डाइजेस्टिव ट्रैक के जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स पढ़े थे, उनके बारे में अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहला है द माउथ और बकल कैविटी। फ्रेंड्स लुक हियर,
दिस इज आवर माउथ, है ना, यही माउथ होता है ना हमारा, और इसे हम साइंटिफिक टर्म में कहते हैं बकल कैविटी। और जैसे कि हमें दिख रहा है इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ये हमारे लिप्स होते हैं, ये गम्स होते हैं, ये टीथ होते हैं, और ये हमारी टंग होती है। और फ्रेंड्स, हम खाना कहाँ से खाते हैं? राइट, इसी माउथ से हम खाना खाते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन द फूड थ्रू द माउथ इज कॉल्ड इंजेशन। तो यही प्रोसेस फ्रेंड्स, जिसमें हम माउथ के थ्रू फूड लेके जाते हैं, अपना खाना लेके जाते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं इंजेशन। And the food is chewed with the help of teeth. This breaks the food down into small pieces. तो फ्रेंड्स देखिए, माउथ से ही ना हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाता है। वो कैसे? जब हमने मुंह में अपने खाना डाला तो हमारे जो टीथ होते हैं, हम उनकी मदद से अपने खाने को च्यू करना शुरू कर देते हैं, करते हैं ना। और फिर उससे क्या होता है कि जो हमारा फूड होता है वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इसीलिए कहते हैं कि हमें चबा चबा के खाना खाना चाहिए, च्यू करना चाहिए उसको अच्छे से। तो यहीं से हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है हमारे मुंह से। फिर क्या होता है, दैट salivary glands present in our mouth secrete saliva which mixes with the food, moist it and breaks the starch present in the food into sugar. और फिर फ्रेंड्स, ये सलाइवरी ग्लैंड्स, अभी मैंने पीछे आपको बताया ना कि 3 ग्लैंड्स एसोसिएटेड होती हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के साथ, तो उसमें पहली ग्लैंड थी सलाइवरी ग्लैंड। ये कहाँ प्रेजेंट होती है? हमारे मुंह में। तो ये सलाइवरी ग्लैंड्स जो होती हैं ये सलाइवा सिक्रीट करती हैं। वो सलाइवा हमारे खाने के साथ मिक्स हो जाता है और उसको क्या करता है, उसको मॉइस्ट करता है, और उसमें जो स्टार्च जो होती है ना हमारे खाने में, जो स्टार्च प्रेजेंट होती है उसे ब्रेक डाउन करता है इनटू शुगर। तो देखिए, मुंह में ही ये सारी एक्टिविटीज हो रही हैं। पहले तो हमारे टीथ हैं जो वो उसको च्यू करने में, ब्रेक डाउन करने में हेल्प कर रहे हैं, और फिर साथ साथ सलाइवरी ग्लैंड्स जो है वो सलाइवा सिक्रीट कर रही हैं, और वो उसको सलाइवा को मिक्स करती हैं फूड के साथ, उसको मॉइस्ट करती हैं, और जो स्टार्च प्रेजेंट होता है हमारे खाने में उसको ब्रेक डाउन करती हैं इनटू शुगर। अब फ्रेंड्स, हमारे माउथ में टंग भी प्रेजेंट होती है, तो उसका क्या फंक्शन होता है, लेट्स सी। द टंग प्रेजेंट इन द माउथ हेल्प्स इन मिक्सिंग द फूड विद द सलाइवा एंड हेल्प्स इन swallowing इट इनसाइड द माउथ। तो फ्रेंड्स, टंग जो होती है ना वो क्या करती है, वो हमारे फूड को सलाइवा के साथ मिक्स करती है, उसमें हेल्प करती है। और दूसरा क्या होता है कि वो फूड को हमें स्वेलो, निगलने में हेल्प करती है। हमारे मुंह के अंदर जब हम फूड को डालना चाहते हैं तो उसको निगलने में, नीचे लेके जाने में हेल्प करती है। देन टंग ऑल्सो हैज टेस्ट बर्ड्स विच हेल्प इन आइडेंटिफाइंग द टेस्ट ऑफ थिंग्स दैट वी ईट। यस फ्रेंड्स, इट इज वेरी नेसेसरी। देखिए, जो टेस्ट बर्ड्स टंग के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जिससे हमें पता चलता है भाई हम जो खाना खा रहे हैं उसका टेस्ट कैसा है, क्या वो बिटर है, स्वीट है, सार है, सॉल्टी है। ये सारी चीजें हम कैसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं, सारे टेस्ट? बिकॉज ऑफ द टंग। टंग के ऊपर टेस्ट बर्ड्स होते हैं क्योंकि। एंड बिसाइड्स दिस द टंग ऑल्सो हेल्प्स इन टॉकिंग। ये तो हमें पता है कि टंग हमें हेल्प करती है बोलने में, टॉकिंग करने में भी। अब फ्रेंड्स, आइए हम टीथ के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे माउथ का। तो पहला होता है मिल्क टीथ। तो फ्रेंड्स, आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं उनके जो दांत होते हैं वो बहुत बारी आपने देखा होगा कि नहीं होते, वो गिर चुके होते हैं। तो वो दांत कौन से होते हैं? वो दांत होते हैं मिल्क टीथ, जिन्हें हम हिंदी में दूध के दांत भी कहते हैं। तो ये अर्ली चाइल्डहुड में होते हैं। ड्यूरिंग अर्ली चाइल्डहुड द फर्स्ट सेट ऑफ टीथ fall off after certain age, that is 6 to 8 years. These teeth are called milk teeth. तो फ्रेंड्स, ये बचपन में ही होते हैं मिल्क टीथ। सबसे पहले जो दांत होते हैं हमारे यही होते हैं, और ये सर्टेन एज के बाद गिर जाते हैं। किसी 6 से नॉर्मली 6 से 8 साल की एज तक ये मिल्क टीथ गिर जाते हैं। तो मिल्क टीथ के बाद जो दांत आते हैं वो दांत होते हैं हमारे परमानेंट टीथ। The teeth that grow after milk teeth fall off are called permanent teeth. और यही दांत होते हैं फ्रेंड्स जो हमारे थ्रू आउट लाइफ तक रहते हैं, और ये गिर भी जाते हैं जब हम ज्यादा बूढ़े हो जाते हैं। ये जब गिर जाते हैं, या अगर हमें कोई डेंटल डिजीज हो गया है, कोई डेंटल प्रॉब्लम हो गई है, तो ये जब भी गिर सकते हैं।
और पर फ्रेंड्स इसके बाद परमानेंट टीथ के बाद अगर ये एक बार गिर गए तो इसके बाद कोई और नए दांत नहीं आते हैं। सो दे मे लास्ट थ्रू आउट लाइफ और फॉल ऑफ ड्यूरिंग ओल्ड एज और ड्यू टू सम डेंटल डिजीज। अब फ्रेंड्स ये जो टीथ होते हैं ना, ये अलग अलग टाइप के होते हैं। हमारे मुंह में 4 तरह के टीथ होते हैं, तो आइए उन चारों टाइप ऑफ टीथ को अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको ये दिखाती जाऊंगी। मैंने यहाँ पर ये स्ट्रक्चर इसलिए यहाँ पे क्रिएट करा है, डायग्राम लिया है। मैं यहाँ पर आपको साथ साथ समझाती जाऊंगी कि कौन से टाइप ऑफ टीथ हैं। तो पहला है इंसिजर्स। इंसिजर्स फ्रेंड्स ये यूज होता है इनका फॉर कटिंग एंड बाइटिंग। तो पहले तो आप इधर देखिए कि ये कौन से टीथ होते हैं। ये देखिए ये जो ऊपर आपको ये फ्रंट में टीथ दिखाई दे रहे हैं ना, ये 4 और नीचे भी 4। तो इन टोटल ये 8 इंसिजर्स होते हैं हमारे मुंह में। और इनका क्या फंक्शन होता है? इनका फंक्शन होता है जो हमें खाना है उसको कट करने में और बाइट करने में ये हेल्प करते हैं। तो पहला टाइप ऑफ टीथ है इंसिजर्स। नेक्स्ट इज कैनाइन्स। अब कैनाइन्स फ्रेंड्स ये इनका फंक्शन होता है पियर्सिंग एंड टीयरिंग। तो ये कौन से टीथ होते हैं? लेट मी शो यू। देखिए ये जो पॉइंटेड टीथ है ना, ये ऊपर 2 हैं और नीचे भी 2 हैं। तो इंसिजर्स के दोनों तरफ जो पॉइंटेड टीथ हैं उन्हें हम कहते हैं कैनाइन्स, और ये हेल्प करते हैं पियर्सिंग में और टीयरिंग ऑफ फूड में। नाउ थर्ड टाइप ऑफ टीथ इज प्रीमोलर्स। देयर फंक्शन इज ग्राइंडिंग एंड चूइंग। तो देखते हैं ये प्रीमोलर्स कौन से टीथ होते हैं। इधर देखिए फ्रेंड्स, ये 2 और इधर 2, यानी ऊपर 4 टीथ कैनाइन्स के साथ दोनों तरफ 2-2 टीथ, और नीचे भी कैनाइन्स के दोनों तरफ 2-2 टीथ। तो इन टोटल कितने टीथ हुए फ्रेंड्स? यस, 8 प्रीमोलर्स होते हैं हमारे मुंह में, और इनकी फंक्शन क्या होती है? टू ग्राइंड एंड च्यू द फूड। नाउ फोर्थ टाइप ऑफ टीथ, मोलर्स। मोलर्स देखिए, मोलर्स की भी यही फंक्शन है, ग्राइंडिंग एंड चूइंग ओनली। अब ये कितने होते हैं और कहाँ होते हैं? प्री मोलर्स के साथ में होते हैं फ्रेंड्स, ये पीछे की तरफ हैं ये हमारे, ये 3 इधर और इधर की तरफ भी 3, यानी ऊपर 6 और नीचे भी इसी तरह 6 टीथ। तो इन टोटल कितने मोलर्स हुए? यस, 12। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये 4 टाइप ऑफ टीथ प्रेजेंट होते हैं हमारे मुंह में। पहला मैंने आपको बताया इंसिजर्स, देन कैनाइन्स, देन प्रीमोलर्स एंड लास्टली मोलर्स। तो फ्रेंड्स ये हमने देखा कि भाई जो हमारे टीथ हैं ये कितने हेल्पफुल हैं। इनकी वजह से ही हम खाने को अच्छे से च्यू कर पाते हैं, कट कर पाते हैं, बाइट कर पाते हैं। बट फ्रेंड्स कभी कभार हमारे दांत खराब भी हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं टूथ डिके। तो ये टूथ डिके क्या होता है? इट्स अ ग्रेजुअल डैमेज ऑफ टीथ विच इज ऑफन नोन एज टूथ डिके। तो फ्रेंड्स जो हमारे दांत खराब होते हैं ना, कोई ये एक दिन में एक रात में खराब नहीं होते, ये धीरे धीरे इनमें डैमेज होना शुरू होता है, धीरे धीरे खराब होने शुरू होते हैं, और उसे हम कहते हैं टूथ डिके। तो ये कैसे होता है टूथ डिके? लेट्स सी। The main cause of tooth decay is the presence of bacteria in the mouth that grow if we do not keep our mouth and teeth clean. तो फ्रेंड्स ये टूथ डिके का जो मेन रीजन होता है वो होता है बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया कैसे ग्रो होता है? जब हम अपने दांतों को और अपने मुंह को क्लीन नहीं करते ढंग से, हम काफी टाइम हो जाता है कि हम अपने ब्रशिंग ढंग से नहीं कर रहे हैं, ना हम रिंस कर रहे हैं अपने मुंह को, तो जब उसमें बैक्टीरिया ग्रो होना शुरू हो जाता है। और ये बैक्टीरिया क्या करता है कि जब हम खाना खाते हैं और कोई लेफ्ट ओवर फूड, कोई बचा हुआ खाना जो हमारे दांतों में रह जाता है, उसे ये ब्रेक डाउन करना शुरू करता है। और फिर जब वो ब्रेक डाउन करता है तो क्या होता है? एक एसिड रिलीज होना शुरू होता है जो हमारे दांतों को धीरे धीरे खराब करता है। यही चीज फ्रेंड्स मैंने यहां लिखी है, दैट एनी लेफ्ट ओवर फूड प्रेजेंट इनसाइड आवर टीथ इज ब्रोकन डाउन बाय सच बैक्टीरिया, एंड एज अ रिजल्ट an acid is released which damages the teeth slowly. तो फ्रेंड्स जो मेन रीजन है टूथ डिके का वो क्या है कि भाई बैक्टीरिया ग्रो होता है। बैक्टीरिया होता है वो कैसे ग्रो हो जाता है? जब हम ढंग से ब्रशिंग नहीं करते, अपने मुंह को और दांतों को साफ नहीं करते, तो बैक्टीरिया ग्रो हो जाता है, और वो बैक्टीरिया फिर जो खाना फंस जाता है हमारे दांतों में, जो रह जाता है, उसको ब्रेक डाउन करता है और एसिड रिलीज होता है, और उस एसिड की वजह से हमारे दांत खराब होने शुरू हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे इस डायग्राम में भी यही दिखाया गया है
तो देखिए फ्रेंड्स, ये टीथ है हमारा। तो सबसे पहले जो एनामल होता है, व्हाइट एनामल, वो खराब होना शुरू होता है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा ना, ये ब्लैक सा स्पॉट जो है, तो ये टूथ डिके होना स्टार्ट हो चुका है और धीरे धीरे ये नीचे पल्प तक चला जाता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये पल्प तक चला गया है और जब फ्रेंड्स हमें पेन होनी शुरू होती है, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम ढंग से ब्रशिंग करें, हम अपने खाना खाने के बाद हम अपने माउथ को रिंस करें। तो ये जो सारी चीज़ें जो हमारे पेरेंट्स हमेशा हमारे पीछे पड़े रहते हैं फ्रेंड्स, ये करनी ज़रूरी होती हैं। अदरवाइज़ हमारे जो दाँत होते हैं वो खराब हो जाते हैं और हमें बहुत पेन होता है। So to prevent tooth decay, we should avoid eating food with high sugar content, soft drinks and chocolates. तो फ्रेंड्स, अपने दांतों को सेफ रखने के लिए, उनको बचाने के लिए खराब होने से हमें क्या अवॉइड करना चाहिए? ऐसा खाना जिसमें शुगर कंटेंट, जिसमें मीठा ज्यादा हो, हाई शुगर कंटेंट हो, ऐसा खाना हमें अवॉइड करना चाहिए। हमें कम से कम सॉफ्ट ड्रिंक्स और कम से कम चॉकलेट्स खानी चाहिए। एंड देन वी शुड क्लीन आवर टीथ विद अ ब्रश एटलीस्ट ट्वाइस अ डे। ये मैंने आपको बताया है, हमें ढंग से ब्रशिंग करनी चाहिए, वो भी दिन में से 2 बारी, एक सुबह और एक रात को सोने से पहले। एंड लास्टली वी शुड रिंस आवर माउथ आफ्टर एवरी मील वी ईट। और जब भी हम खाना खाएं उसके बाद हमें अपना माउथ रिंस करना चाहिए, यानी हमें कुल्ला करना चाहिए, जिससे कि जो भी खाना है, लेफ्ट ओवर फूड जो इधर उधर हमारे दांतों में चला गया है, वो निकल जाए और हमारे दांत खराब ना हो। अब नेक्स्ट जो फ्रेंड्स पार्ट होता है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक का, वो है फूड पाइप, जिसे हम इसोफेगस भी कहते हैं। The food pipe starts from the neck region and runs until the chest area. तो फ्रेंड्स, अभी हमने पहला देखा था कि हमने भाई माउथ देखा जिसमें हम खाना च्यू करते हैं, ठीक है। अब माउथ के बाद फ्रेंड्स नेक एरिया से स्टार्ट हो रहा है फूड पाइप। देखिए यहां से, ये इतना यहां से स्टार्ट हुआ फूड पाइप और ये जा रहा है हमारे चेस्ट तक, राइट। तो ये है फूड पाइप, जिसे हम साइंटिफिक टर्म में कहते हैं इसोफेगस। The food, when chewed, moves through the food pipe and reach the stomach. तो फ्रेंड्स, जब हमने मुंह में, अपने माउथ में खाना चबा लिया है, च्यू कर लिया है, तो वो इस फूड पाइप से ट्रैवल कर कर नीचे जाता है हमारे स्टमक में। तो ये फूड पाइप ही पहुंचा रहा है, जो हमारे मुंह से खाना है उसको नीचे पहुंचा रहा है स्टमक तक। और ये कैसे करता है फ्रेंड्स, कि वो नीचे कैसे आता है खाना? वो ये जो वॉल्स है ना फूड पाइप की, ये जो वॉल्स हैं, ये फूड को नीचे डाउनवर्ड पुश करती हैं। वॉल्स जो हैं फूड पाइप की, वो डाउनवर्ड पुश कर रही हैं स्टमक के तरफ उसे। तो यही यहाँ पे लिखा है मैंने, दैट द फूड इज पुश डाउन बाय मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। तो मुंह से हमारे खाना नीचे आ रहा है स्टमक में थ्रू फूड पाइप, और ये वॉल्स हैं फूड पाइप की जो उस खाने को नीचे पुश कर रही हैं। Now next part is stomach. Now stomach is the widest part of the digestive tract. तो फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पर ये स्टमक है और ये पूरे डाइजेस्टिव ट्रैक का सबसे वाइडेस्ट पार्ट है, यानी सबसे चौड़ा पार्ट है। इट इज अ बैग लाइक स्ट्रक्चर इन अ फ्लैट जे शेप। तो जैसे कि फ्रेंड्स हम देख सकते हैं, ये कैसे, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, एक बैग की तरह है और इसकी शेप कैसी है, फ्लैट जे शेप, राइट। और फ्रेंड्स देखिए, ये एक तरफ से तो ये फूड पाइप से कनेक्टेड होता है, यहां से ऊपर की तरफ, और ये नीचे की तरफ यहां से ये किससे कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर। ओके, now next point is that the stomach's inner lining produces three things. फ्रेंड्स, हम स्टमक के इनर लाइनिंग की बात करेंगे। जो स्टमक की इनर लाइनिंग होती है वो 3 चीजें प्रोड्यूस करती है। कौन कौन सी, लेट्स सी। पहला है म्यूकस। इट प्रोटेक्ट्स द स्टमक लाइनिंग फ्रॉम एसिडिक एनवायरमेंट। तो ये जो म्यूकस होता है फ्रेंड्स, इसका फंक्शन ये होता है कि ये स्टमक को, स्टमक की लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है एसिडिक एनवायरमेंट से। ये एसिडिक एनवायरमेंट कहां से आता है, फ्रॉम हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो दूसरी चीज जो स्टमक की इनर लाइनिंग प्रोड्यूस करती है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इट ऑल्सो किल्स बैक्टीरिया दैट कम्स along with your food and activates the digestive juices.
फ्रेंड्स, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फंक्शन ये होता है कि जब हमारे खाने के साथ कभी कभार बैक्टीरिया भी आ जाते हैं तो उन बैक्टीरिया को ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड मारता है। और दूसरा, ये एक्टिवेट करता है डाइजेस्टिव जूसेस को। तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये प्रोड्यूस कर रहा है एसिडिक एनवायरनमेंट, और इस एसिडिक एनवायरनमेंट से म्यूकस प्रोटेक्ट करता है स्टमक को। नाउ थर्ड इज डाइजेस्टिव जूसेस। अब डाइजेस्टिव जूसेस बनते हैं, वो कैसे हेल्प करते हैं? दे हेल्प इन डाइजेशन ऑफ द फूड बाय ब्रेकिंग डाउन द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस लाइक प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द फूड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। तो फ्रेंड्स, ये जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं ये इनएक्टिव रहते हैं, बट हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जो इन डाइजेस्टिव जूसेस को एक्टिवेट करता है। और इनका क्या फंक्शन होता है? ये जो जूसेस होते हैं फ्रेंड्स, ये ब्रेक डाउन करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस, मेनली प्रोटीन्स जो हमारे फूड में होते हैं उनको ब्रेक डाउन करते हैं सिंपल सब्सटेंसेस में, यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स में उनको ब्रेक डाउन करते हैं। और इस वजह से ये हेल्प करते हैं डाइजेशन ऑफ फूड में। तो फ्रेंड्स, अब जब जो हमारा फूड है वो छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन हो चुका है, तो अब वो नेक्स्ट कहाँ जाता है? नेक्स्ट वो जाता है स्टमक से, जाता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में। सो लेट्स सी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में आगे क्या प्रोसेस होता है डाइजेशन ऑफ फूड। सो स्मॉल इंटेस्टाइन इज अ हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर। तो फ्रेंड्स, इधर देखिए इस डायग्राम में ये सारा ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है। देखिए ये कितना बड़ा है, कहने को ये बहुत बड़ा होता है बट ये इतनी छोटी सी जगह में आ जाता है क्योंकि ये ऐसे कोइल्ड स्ट्रक्चर है। ये ऐसे मुड़ा तुड़ा सा होता है, जैसे कोई पाइप होता है ना, पाइप को हम मोड़ तोड़ सकते हैं, तो ऐसे ये हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर होता है और ये बहुत लंबा होता है। लेट मी टेल यू कि इसकी लेंथ कितनी होती है। The length of the small intestine is almost 7.5 meters। तो देखिए फ्रेंड्स कितने लंबा होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। और फ्रेंड्स, इसकी लेंथ इतनी लंबी इसलिए भी होती है क्योंकि यहाँ से जैसे जैसे स्टमक से जब स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना फूड एंटर करता है तो वो उसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो यहाँ पर एब्जॉर्ब हो रहे होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इसलिए इसकी लेंथ इतनी लंबी होती है कि जैसे जैसे यहाँ से खाना गुजरता जाता है वो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते चले जाते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड है वो फर्दर ब्रेक डाउन होता है सिंपलर सब्सटेंसेस में। और वो कैसे होता है? बिकॉज द लिवर एंड पैनक्रियास दे रिलीज डाइजेस्टिव जूसेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने आगे जो 3 ग्लैंड्स पढ़ी थी कि भाई वो 3 ग्लैंड्स है जो डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करती है, उनमें से 2 ग्लैंड्स थी लिवर और पैनक्रियास। तो ये डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज कर रही हैं कहां पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में। फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि ये लिवर और पेनक्रियास कहाँ लोकेटेड होते हैं। देखिए ये यहाँ पर स्टमक की साइड में ये लिवर है और स्टमक के बिल्कुल नीचे ये पेनक्रियास है। तो ये दोनों रिलीज कर रहे हैं डाइजेस्टिव जूसेस इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। फ्रेंड्स, इन दोनों के बारे में हम आगे अभी डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल के लिए आप इनकी लोकेशन याद रखिए। और फ्रेंड्स, जो इंटेस्टाइन की इनर लाइनिंग होती है वो भी कुछ डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करती है जो हेल्प करती है डाइजेशन ऑफ फूड में। Now, the small intestine breaks the carbohydrates into glucose, fats into fatty acids, and proteins into amino acids. अब फ्रेंड्स, जो ये डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स को बदल देते हैं ग्लूकोज में, फैट्स को कन्वर्ट कर देते हैं फैटी एसिड्स में, और प्रोटीन्स को कर देते हैं ये अमीनो एसिड्स में। तो फ्रेंड्स, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारी बॉडी है वो सिंपलर सब्सटेंसेस तो एब्जॉर्ब कर सकती है, वो ग्लूकोज, फैटी एसिड्स और एमिनो एसिड्स तो एब्जॉर्ब कर लेगी, बट जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स, उनको हमारी बॉडी एज इट इज एब्जॉर्ब नहीं कर सकती। इसलिए ये जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं ये ब्रेक डाउन करते हैं इन्हें सिंपलर सब्सटेंसेस में। Now the question is how small intestine absorbs the। अब फ्रेंड्स, जो फूड ब्रेक डाउन हो गया है स्मॉल इंटेस्टाइन उसको एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। वो क्या एब्जॉर्ब करता है? वो एब्जॉर्ब करता है ग्लूकोज को, फैटी एसिड्स को और अमीनो एसिड्स को। सो क्वेश्चन इज कि हाउ स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब्स फूड। तो सबसे पहले तो फ्रेंड्स, एब्जॉर्प्शन का क्या मतलब होता है? Absorption is a process by which the digested food enters the blood vessels of the small intestine।
तो एब्जॉर्प्शन वो प्रोसेस होता है जिसमें जो डाइजेस्टेड फूड है वो एंटर कर जाता है ब्लड वेसल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो फ्रेंड्स ये फूड कैसे एब्जॉर्ब हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन में, लेट्स सी। द स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन्स स्मॉल फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड विलाई। तो फ्रेंड्स जो स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग होती है ना, उसमें देखिए ऐसे फिंगर लाइक छोटे छोटे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको कहते हैं विलाई। तो ये विलाई हेल्प करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में। ये क्या करते हैं? They increase the surface area of the intestine, thereby increasing the amount of absorption. ये जो विलाय होते हैं फ्रेंड्स, ये इंटेस्टाइन का सरफेस एरिया होता है जो उसको इंक्रीज कर देते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है कि ज्यादा अमाउंट ऑफ फूड एब्जॉर्ब हो पाता है, ज्यादा एब्जॉर्प्शन हो पाती है। देखिए जो फूड होता है वो बहुत कीमती होता है, तो उसमें से हम जितना ज्यादा एब्जॉर्ब कर पाए हमारी बॉडी उतना अच्छा है, वेस्टेज कम होनी चाहिए। इसलिए जो विलाई है ये इंक्रीज कर देते हैं सरफेस एरिया ऑफ द इंटेस्टाइन, and then the digested food gets into the blood vessels through villi and then reaches the whole body. और फिर फ्रेंड्स ये विलाई की वजह से ही जो डाइजेस्टेड फूड है वो एंटर कर जाता है ब्लड वेसल्स में। पहले तो ये विलाई के ब्लड वेसल्स में एंटर करता है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन की ब्लड वेसल्स में, और फिर वहां से हमारी पूरी बॉडी में जाता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रोसेस जो हमारी बॉडी में हो रहा होता है वो होता है एसिमिलेशन। तो वो क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड। The process by which the organs of the body utilize the digested food and form complex substances which the body needs, such as proteins, are called assimilation. तो फ्रेंड्स ये वो प्रोसेस होता है जिसमें हमारी बॉडी के ऑर्गन्स जो हैं, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स, वो डाइजेस्टेड फूड को यूटिलाइज कर रहे हैं। वो क्या करते हैं? वो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को फॉर्म करते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए। जैसे कि फ्रेंड्स मैं आपको एग्जांपल्स देती हूँ। ग्लूकोज इज यूज्ड इन रेस्पिरेशन टू प्रोवाइड एनर्जी एंड एमिनो एसिड्स आर यूज्ड टू बिल्ड न्यू प्रोटीन्स। तो फ्रेंड्स जैसे कि ग्लूकोज जब ऑक्सीडाइज होता है तो वो एनर्जी रिलीज करता है, और हमें हर चीज के लिए एनर्जी चाहिए, हमें रेस्पिरेशन में भी एनर्जी चाहिए, हमें डिफरेंट डिफरेंट काम करने के लिए भी एनर्जी चाहिए। तो इस तरह से ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीडाइज होकर यूज हो रहा है। ऐसे ही एमिनो एसिड्स, अब फ्रेंड्स क्या होता है कि हमारी बॉडी को प्रोटीन्स चाहिए, भाई मसल्स वगैरह को प्रोटीन्स चाहिए, तो ये एमिनो एसिड्स यूज होते हैं टू बिल्ड न्यू प्रोटीन्स। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एसिमिलेशन। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे लिवर की। सो व्हाट इज लिवर? लिवर इज अ ग्लैंड रेडिश ब्राउन इन कलर। तो फ्रेंड्स देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि ये लिवर होता है और ये एक ग्लैंड है, और इसका क्या कलर है? एज वी कैन सी इट इज रेडिश ब्राउन इन कलर, एंड इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी, और ये हमारी बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है लिवर। एंड इट सिक्रीट्स अ डाइजेस्टिव जूस कॉल्ड बाइल जूस, और ये डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करता है। कौन सा डाइजेस्टिव जूस होता है वो? बाइल जूस। एंड दिस बाइल जूस इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। और फ्रेंड्स ये जो बाइल जूस होता है ये कहाँ स्टोर होता है? ये गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। देखिए यहाँ पर ये है गॉल ब्लैडर, लिवर के पास ही होता है, तो इस गॉल ब्लैडर में ये बाइल जूस स्टोर होता है। एंड दिस बाइल जूस मेक्स इट पॉसिबल फॉर द बॉडी टू डाइजेस्ट द फैट्स। और फ्रेंड्स ये बाइल जूस ही है जो फैट्स को कन्वर्ट करता है, ब्रेक डाउन करता है, किसमें? यस, फैटी एसिड्स में। तो ये बाइल जूस जाके सिक्रीट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और वहां पर फैट को ये कन्वर्ट करता है फैटी एसिड्स में। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं पेनक्रियाज की। सो पेनक्रियाज इज अ क्रीम कलर्ड ग्लैंड प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी। तो फ्रेंड्स देखिए इधर ये है पेनक्रियाज, ये बिल्कुल स्टमक के नीचे होता है, और ये एक क्रीम कलर की ग्लैंड है जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है। अब इसका क्या फंक्शन होता है? जैसे कि हमें पता है कि ये भी डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करता है, तो इट सिक्रीट्स पेनक्रियाटिक जूस।
that helps in digestion of fats, carbohydrates and proteins. तो ये पेनक्रियाटिक जूस रिलीज करता है, सिक्रीट करता है, जो हेल्प करता है डाइजेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस में, जैसे कि फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड प्रोटीन्स। बेसिकली ये इन सभी को ब्रेक डाउन करता है सिंपलर सब्सटेंसेस में। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने ये लिवर और पेनक्रियास के बारे में समझ लिया है। नाउ नेक्स्ट लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट लार्ज इंटेस्टाइन। Any food that is left undigested passes through the small intestine and enters the large intestine. फ्रेंड्स, जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो चुका है, उसके बाद भी कुछ अनडाइजेस्टेड फूड रह जाता है, जो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। देखिए यहां से जा रहा है लार्ज इंटेस्टाइन में, तो ये सारी लार्ज इंटेस्टाइन है और जैसे कि हमें दिख रहा है ये काफी चौड़ी है। ये इट्स अ वाइड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में काफी चौड़ी ट्यूब होती है, बट इसकी लेंथ काफी कम होती है फ्रेंड्स स्मॉल इंटेस्टाइन से। कितनी होती है? इट इज ओनली 1.5 मीटर्स लॉन्ग। अब फ्रेंड्स लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? द मेन फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज टू एब्सॉर्ब वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। तो फ्रेंड्स जो फूड अनडाइजेस्टेड फूड में से वाटर और सॉल्ट एब्सॉर्ब होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। और फिर जो उसके बाद जो वेस्ट बचा, द रेस्ट ऑफ द वेस्ट दैट इज अनडाइजेस्टेड फूड पासिस थ्रू द रेक्टम। और वाटर और सॉल्ट एब्सॉर्ब करने के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड जो वेस्ट बच रहा होता है वो जाता है यहाँ रेक्टम में, और रेक्टम से वो बाहर आता है, हमारी बॉडी के बाहर आ जाता है थ्रू एनस। The process by which the waste, undigested food, that is the fecal matter, get out of the body through the anus is called egestion. तो फ्रेंड्स अब क्या होता है कि रेक्टम के बाद वो अनडाइजेस्टेड फूड जो वेस्ट होता है वो आता है एनस से, एनस पर, और एनस के थ्रू हमारी बॉडी से वो बाहर चला जाता है, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं इजेशन। इजेशन वो प्रोसेस है जिसमें जो वेस्ट है वो हमारी बॉडी से बाहर चला जाता है थ्रू एनस।